तो दोस्तों आपका स्वागत है एमसीक्यू सीरीज में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक हमने जो टॉपिक पूर्व में पढ़ा था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण 30 या 32 क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार हमने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा एक ना एक टॉपिक जो है इस प्रकार इतना मजबूत होता चला जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन हम नहीं जाने देंगे। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन संबंध में है वो ये कह रहा है कि सामान्यतः मालवा का जो पठार है, मालवा का जो पठार जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें सबसे गर्म माह कौन सा होता है। अब जैसे आप मध्य प्रदेश की जलवायु का अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बाद में मध्य प्रदेश जलवायु को भी पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश की जलवायु में भी जब आप देखोगे तो मई का जो महीना होता है, मई, वो सबसे गर्म माह होता है। मई का माह सबसे गर्म माह संपूर्ण मध्य प्रदेश का होता है। कौन सा? मई का। और मार्च का जो महीना होता है उसमें सर्वाधिक तापांतर हमें देखने को मिलता है। जबकि जनवरी का जो माह होता है, जनवरी माह, इसमें हमें सर्वाधिक ठंड देखने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सर्वाधिक शीत या सर्वाधिक ठंड में आपसे कहूं, ठंड देखने को मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा और इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि मई माह मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरह मालवा के पठार का भी सबसे गर्म माह मई होता है। और मार्च आपको याद रखना है, क्या सर्वाधिक तापांतर मार्च में होता है। और आपको जनवरी याद रखना है कि जनवरी में सर्वाधिक ठंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाऊं, जो कि मैं बार बार कहता हूं मस्ट है, अगर हम मध्य प्रदेश के मैप को देखेंगे तो उत्तर मध्य का तात्पर्य है डायरेक्शन, मैं आपको बताऊं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब उत्तर यानी ये वाला पार्ट, ये, और ये साउथ, लेकिन वो बोल रहा है उत्तर मध्य, ये वाला पार्ट उत्तर मध्य, ये। तो इधर जो आपको भौतिक विभाजन में मैंने आपको बताया था एक पठार जिसका नाम था बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। और यहां पर था मध्य भारत का, यहां पर था मालवा, लेकिन उत्तर मध्य का जो पार्ट है कौन सा पठार में देखने को मिल रहा है, इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट था लगभग 7.5% एरिया मध्य प्रदेश का ये क्या करता था, कवर करता था। नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। पूर्वोत्तर यानी मैंने आपको बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पूर्वोत्तर दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाता है हिंदी में, पूर्वोत्तर। मैप बनाइए, बार बार मैप हमने बनाया, ये रहा हमारा मालवा का पठार। ये कौन सा पठार है हमारा, मालवा का पठार। तो यहां पर लिखिए मालवा पठार। अब मालवा पठार के क्या कौन सी डायरेक्शन पूछ रहा है, उत्तर पूर्व। अब मालवा पठार से हमने डायरेक्शन तय करी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो आपको पठार देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो पूरा पठार है, ये वाला रीजन हमें देखने को मिलता है, वो सामान्यतः है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में जो पठार पाया जाता है वो है हमारा मध्य भारत का पठार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के बीच जो है जल विभाजक है। अगर मैं बार बार फिर वही मैप पर आए, मैप बनाया हमने सर। अब मालवा पठार हमने बनाया, ये रहा। अब मालवा पठार से हमने दो नदी निकालनी है। दो नदी कौन कौन सी, एक यहां से निकल रही है हमारी चंबल, चंबल ऐसे गई चंबल, और एक यहां से गुजर रही है नर्मदा, नर्मदा। और इन्हीं के बीच में आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में हमारा एक क्षेत्र है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मालवा का पठार। यही जो क्षेत्र है मालवा का क्या है, पठार है। तो मालवा का पठार
किन नदी के बीच जल विभाजक है? तो एक तो चंबल और एक नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है, या क्या पूछ रहा है कि मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के जल, तो नर्मदा और चंबल। इसका जो सही आंसर क्या है? चंबल, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। अब जल विभाजक की इसी पर क्वेश्चन हम और चर्चा कर लेते हैं कि मालवा का पठार हमने बता दिया कि किसके भी जल विभाजक है, नर्मदा और चंबल। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था और वो उसने पूछा था पीएससी ने कि यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है, उसको कहते हैं कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी किसके बीच जल विभाजक? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर एक नदी निकलती है जो कि भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम था यमुना। यमुना नदी यहां से निकलती है और सोन नदी यहां से निकलती है। तो जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन के बीच जल विभाजक क्या है? बनती है। ठीक उसी प्रकार जब आप दक्षिण में जाओगे तो यहां पर देखने को मिलेगी आपको सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं ताप्ती नदी, और इसको हम क्या कहते हैं? ताप्ती नदी। तो इस प्रकार जो सतपुड़ा श्रेणी है, जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच जल विभाजक? तो आप आंसर लगाओगे सर नर्मदा और ताप्ती के बीच। नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक है सतपुड़ा श्रेणी। मालवा पठार किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? नर्मदा और चंबल। कैमूर श्रेणी किसके बीच जल विभाजक है? यमुना और सोन। अब ठीक उसी प्रकार मालवा पठार से ही एक हमारी बड़ी श्रृंखला गुजरती है मध्य प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं विंध्याचल श्रेणी। इसको हम क्या कहते हैं? विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी किसके बीच जल विभाजक है? तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि विंध्याचल श्रेणी का जल विभाजक बताओ किसके बीच है, तो जो विंध्याचल श्रेणी है ना, यह सामांतर नर्मदा, विंध्याचल श्रेणी आपकी नर्मदा और कहीं ना कहीं चंबल या उत्तर की ओर जो नदियां जा रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मालवा का पठार है, ठीक उसी प्रकार विंध्याचल श्रेणी भी नर्मदा चंबल की भी जल विभाजक बनती है मालवा पठार के आधार पर, क्योंकि वहीं से हमारी क्या गुजर रही है? विंध्याचल भी गुजर रही है। तो विंध्याचल श्रेणी मालवा नर्मदा चंबल लगा लो। ठीक है सर। फिर आपने बताया सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा ताप्ती के बीच, कैमूर श्रेणी यमुना सोन के बीच। और ठीक इसी प्रकार जब ताप्ती के नीचे भी आप जाओगे तो ताप्ती के नीचे भी आपको एक श्रेणी मिलेगी, इसको हम कहते हैं अजंता श्रेणी, है ना। तो अजंता श्रेणी भी एक क्या है? ताप्ती और गोदावरी हम लगा सकते हैं कि ताप्ती और गोदावरी के बीच जो जल विभाजक बनती है वो बनती है अजंता श्रेणी, जो कहां पर है? वो महाराष्ट्र की बात हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश संबंध में आपको ये कैमूर श्रेणी, विंध्याचल, मालवा पठार और सतपुड़ा श्रेणी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला समूह है जो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? अब लोकेशन आपको फिर बताना पड़ेगी। मैप बहुत है भौतिक वाचन में, तो भैया मैप भूगोल की दृष्टि से बिना मैप के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता बिना मैप के भूगोल में। अब उसने कौन सा पूछा? बुंदेलखंड पठार की, पहले हमें लोकेशन पता होना चाहिए। ये रहा सर बुंदेलखंड हमारा पठार, मेरा हमारा क्या? बुंदेलखंड पठार। अब मैप में जो मैंने फर्स्ट क्लास में मध्य प्रदेश सामान्य परिचय में पूरे जिले बताए हैं, अगर आपको जिले याद हो गए तो इस क्वेश्चन को आप मिनटों में फोड़ सकते हो, लेकिन जिला आपको याद नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। अब इस क्षेत्र में निवाड़ी छतरपुर हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, ये तो हमें देखने को मिलता है। यारा निवाड़ी, ये रहा छतरपुर, यहाँ पर छतरपुर, यहाँ पर निवाड़ी। टीकमगढ़ सागर, ये रहा टीकमगढ़ और ये रहा सागर, तो ये भी नहीं। छतरपुर अशोकनगर, ये रहा छतरपुर, ये रहा अशोकनगर, तो ये तो सब बुंदेलखंड में आ रहा है। लेकिन नरसिंहपुर और होशंगाबाद बिल्कुल भी इसका आंसर है, क्योंकि वो इस रीजन में हमें मध्य नर्मदा सोन घाटी में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा होशंगाबाद, जिसको 2022 से किस नाम से जाना जाता है? नर्मदापुरम। और नरसिंहपुर हमारा ये रहा, दोनों ही बगल बगल में बिल्कुल पड़ोसी जिले हैं। तो जो जिला समूह बुंदेलखंड पठार के अंदर शामिल नहीं है वो है नरसिंहपुर और होशंगाबाद, जबकि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत हमें निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, अशोकनगर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की किस पठार के अंतर्गत जवेरा का गुम्बद, ये देखिए जवेरा का गुम्बद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थित है? बघेलखंड के पठार नहीं सर, बुंदेलखंड का पठार नहीं सर, मालवा पठार नहीं, तो एक ऑप्शन बचता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत जवेरा का गुम्बद आता है।
और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर है रीवा पन्ना पठार का, जो कि लगभग हमारे मध्य प्रदेश के 10.36% एरिया को क्या करता है, कवर करता है। अब जो जवेरा का गुम्बद है वो सामान्यतः हमारा जो रानी दुर्गावती 2023 में घोषित हुआ है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है जो कि हमारे जबलपुर, सागर, दमोह जिलों में देखने को मिलता है। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही अभ्यारण्य प्लस रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बना है। कब बना, कब घोषित हुआ इसको टाइगर रिजर्व, 2023 में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी कौन सा है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 3 जिलों में विशेषकर फैला हुआ है, जबलपुर, सागर, दमोह। और इसी दमोह जिले में आपको इसी टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है जमीरा का गुम्बद। तो इसलिए जमीरा के गुम्बद का जो संबंध है रीवा पन्ना पठार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में हमें बताना है, यानी सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो सबसे जो छोटी चोटी है मालवा पठार की वो है धजारी। धजारी की जो ऊंचाई है वो है 810 मीटर। उसके बाद है जाना पाव चोटी, जाना पाव चोटी 854 मीटर। और फिर है हमारी शिगार, शिगार चोटी 881 मीटर। अब मैंने अपनी क्लास में जब ये पढ़ाया था भौतिक विभाजन तो ये बताया था कि तीनों चोटियां एक जिले में विद्यमान है। आप में से कमेंट करिए वो कौन सा जिला है। ये जो जिला है वो सामान्यतः इंदौर, इंदौर जिले में ये तीनों चोटियां आपको देखने को मिलती है। तो क्रम क्या हुआ, धजारी, जाना पाव, शिगार। तो धजारी, जाना पाव, शिगार हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब जाना पाव जो चोटी है ना, हाल ही में अब एक त्योहार निकला जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जब निकली अभी हाल ही में मनाई गई, और उसके संबंध में एक जानापाव श्रेणी के संबंध में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पेपर में आया कि जानापाव चोटी पर भगवान कृष्ण को परशुनाथ, जो परशुनाथ भगवान है हमारे, उन्होंने क्या सौंपा था, तो इसी जानापाव चोटी पर भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जानापाव चोटी संबंध में एक स्टैटिस्टिक फैक्ट ये प्राप्त हुआ कि भगवान कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की उज्जैन में, लेकिन जानापाव शिखर पर एक ऐसा काम किया जो लगभग मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को नहीं पता होगा कि जानापाव चोटी पर भगवान कृष्ण ने भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें अभी हाल ही में जन्माष्टमी बनी तो उसके दौरान पेपर में आया हुआ था, जिसको हमें कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल, क्या चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि चावल के लिए जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में, मैप के जरिए हम समझते हैं, वो सामान्यतः मैंने आपको बताया था ये जो क्षेत्र है पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश का, वो लाल पीली मृदा का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्र है, जिसका नाम है बघेलखंड पठार, जो मध्य प्रदेश का केवल 7% एरिया क्या करता है, कवर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बघेलखंड पठार। इस कारण से मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में कि बघेलखंड पठार को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। धान का कटोरा किस भौतिक प्रदेश को मध्य प्रदेश में कहते हैं, तो बघेलखंड पठार को। जबकि मध्य भारत का जो पठार है इसको हम क्या कहते हैं, सरसों की हांडी। सरसों की हांडी हम मध्य भारत के पठार को कहते हैं। और मालवा के पठार को भी मैंने आपको बताया वो क्या कहते हैं, गेहूं की डलिया। गेहूं की डलिया मालवा पठार को कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और भाग था जिसका नाम था नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन घाटी को क्या कहा जाता है, तो नर्मदा सोन घाटी को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद करना। क्वेश्चन पूछा था चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बघेलखंड का पठार, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल है हमारे मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन की दृष्टि से। बघेलखंड पठार कौन से मृदा के लिए उपयुक्त है, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड पठार में देखने को मिलती है।
बघेलखंड पठार को इसके अलावा क्या कहते हैं, धान का कटोरा यानी चावल का कटोरा, मध्य भारत के पठार कहते हैं सरसों की हांडी, और मालवा पठार कहते हैं गेहूं की डली, और नर्मदा घाटी कहते हैं कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़। इससे हमने इतने क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें, मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है कि जो नर्मदा सोन घाटी है किन दो श्रेणियों के बीच पाई जाती है। इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है सामान्यतः विंध्याचल और सतपुड़ा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि आप जब मध्य प्रदेश को देखोगे तो ये हमारा मध्य प्रदेश, तो ये रही हमारी विंध्याचल, क्या पूछा है नर्मदा, और ये रही हमारी नर्मदा सोन घाटी, ये रही हमारी नर्मदा सोन घाटी, और ये रहा हमारा सतपुड़ा, ये रहा हमारा सतपुड़ा। तो किन पर्वत के मध्य, एक तो विंध्याचल और एक सतपुड़ा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका जो आंसर है वो है सामान्यतः गुडविल। अब ये नाम यदि किसी को नहीं पता तो इसका वो आंसर गलत कर जाएगा। इसको हिंदी में कहा जाता है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, या इसको ही हम कहते हैं कालूमर चोटी, कालूमर, या इसको ही हम कहते हैं कालुम बे शिखर। ऊंचाई 752 मीटर। किस डिस्ट्रिक्ट में है सर, तो ये है सर हमारे दमोह डिस्ट्रिक्ट में। किस श्रेणी का भाग है सर, ये हमारे बांडेर श्रेणी का भाग है। बांडेर श्रेणी में सद्भावना शिखर देखने को मिलता है जो कि विंध्याचल का सबसे ऊंचा भाग है। इस कारण से विंध्याचल की सबसे ऊंचा जो पार्ट है वो सामान्यतः भांडेर श्रेणी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है सर, सतपुड़ा श्रेणी ऊंची चोटी डैश में स्थित है, किस में स्थित है, क्या सतपुड़ा में स्थित है, क्या मालवा में स्थित है, विंध्याचल में, क्या बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सर सिद्ध बाबा, कितनी ऊंचाई सर 1172 मीटर सर। अब आप बताइए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी आपको बताया सद्भावना, कितनी ऊंचाई सर 752 मीटर। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सर सिगार, कितनी ऊंचाई सर 881 मीटर। किस डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर में। सद्भावना किसमें सर, दमोह में। सिद्ध बाबा सर किसमें, दतिया में। तो फिर सर सतपुड़ा ही बची है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, कितनी ऊंचाई सर 1350 मीटर। किस जिले में सर, नर्मदापुरम में सर। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे ऊंची कौन सी दिख रही है सर, धूपगढ़ 1350 सतपुड़ा में स्थित है। नेक्स्ट पर आइए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही क्वेश्चन अभी फिर आप पूछा था, तो निश्चित रूप से आंसर क्या है, धूपगढ़। कितनी ऊंचाई 1350, बार बार रटो 1350, कौन सा जिला, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। नेक्स्ट पर आइए, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, कौन सा है, क्या ग्वालियर पहाड़ी पर है, नहीं, महादेव पहाड़ी पर है, मैकाल पर है, राजपीपला पर है। तो कौन से स्टेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे फेमस है पचमढ़ी, पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसकी खोज जेम्स फॉर्सिथ, जेम्स फॉर्सिथ ने पचमढ़ी की क्या की थी, खोज की थी। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, महादेव श्रेणी का क्या है, भाग है। इसका जो सही आंसर होगा वो महादेव श्रेणी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है, ये क्वेश्चन बताइए सर, क्या घाटी है, क्या पहाड़ है, क्या मैदान है, या पठार है। जब मध्य प्रदेश का मैंने भौतिक विभाजन आपको पढ़ाया, मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था कि ये जो क्षेत्र था वे क्या था, मध्य भारत का पठार। ये जो क्षेत्र था ये था हमारा बुंदेलखंड पठार। ये जो क्षेत्र था ये था हमारा रीवा पन्ना पठार। ये जो क्षेत्र था ये था हमारा बघेलखंड पठार। ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो था मालवा पठार। अब इसके नीचे एक क्षेत्र बताया था वो था नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और ये जो क्षेत्र बचा था ये था सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब आप खुद देखिए कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार,
कितने भाग है जो सबसे ज्यादा किस नाम से है? पठार के नाम से, पठार के नाम से, पठार के नाम। तो इसका जो सिंपल आंसर था वो था पठार। तो मध्य प्रदेश भौतिक रूप से मुख्य रूप में क्या है? क्या पहाड़ी है, क्या घाटी है? नहीं सर, घाटी तो केवल एक है सर, नर्मदा सोन घाटी। पहाड़ बिल्कुल नहीं सर, मैदान नहीं सर, पठार। मध्य में मुख्य रूप से क्या है? पठार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? पठार का भाग। भले ही हमें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मैदान देखने को मिले, उससे आप अंदाजा नहीं लगा देना कि मध्य प्रदेश मैदान है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? पठार। भौतिक विभाजन को पढ़िए, उससे इस आंसर को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका सीधा सा आंसर है 7, क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 थे। पूर्व का मैप देखिए, 5। मध्य कितने भाग है? 1 मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड 2, रीवा पन्ना पठार 3, मालवा पठार 4, नर्मदा सोन घाटी 5, सतपुड़ा मैकल श्रेणी 6 और 7 बघेलखंड का पठार। तो इसका जो स्पष्ट आंसर है वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं? शामिल नहीं है। मध्य भारत का पठार बिल्कुल है सर, मालवा पठार बिल्कुल है सर, बुंदेलखंड पठार है, बघेलखंड पठार अपने आप में अलग भौतिक प्रदेश है, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पड़ता है। 7% एरिया केवल मध्य प्रदेश कवर करता है। धान का कटोरा इसको कहते हैं। लेकिन मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। 3 ये है और प्लस इसके 2 संबंध में, वो एक रीवा पन्ना पठार, रीवा पन्ना पठार, और एक आपका नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा घाटी कर लो। तो ये 5 जो हैं ये सामान्यतः मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जबकि बघेलखंड पठार अलग है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? स्थिति समझिए। देखिए, जब आप मैप बनाओगे, तो ये आपने मैप बनाया, अरावली जा रही है यहां से, यही अरावली, ये कौन है? अरावली। और ये रही हमारी क्या? विंध्याचल। ये रही हमारी क्या? विंध्याचल। इसी के मध्य में एक पठार पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से एक पठार पड़ता है जिसका नाम क्या है? मालवा का पठार। इसका जो सही आंसर है वो है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 28% एरिया अकेला कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी भाग। और पश्चिमी भाग मैंने आपको बताया कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी मध्य प्रदेश के मैप में जब आप समझोगे तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो वेस्ट में हमें कौन सा पठार देखने को मिल रहा है? सर, मालवा पठार। तो इसका भी स्पष्ट आंसर क्या है? पश्चिम भाग मालवा का पठार। सबसे बड़ा किस पठार का सबसे विस्तार पाया जाता है? मालवा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मालवा पठार में किस प्रकार की जलवायु है? इसको मैंने बड़े मतलब जोर से ये पढ़ाया था, इस पर काफी बल दिया था कि जलवायु आपको मालवा पठार की याद होना चाहिए। तो कैसी जलवायु है मालवा पठार की? सम जलवायु है। सम सम का अर्थ यह है कि ना ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म, ना शीत ऋतु अधिक ठंडी, सम रहती है, हर समय एक सी रहती है। इसी कारण से तो इतिहास में एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में व्यक्ति आया था फाहियान, जिसने मालवा की जलवायु को क्या कहा? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहने का कारण ही ये था कि जलवायु इतनी शानदार है मालवा की, इसको कहना पड़ा। नेक्स्ट, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। यह मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम है सिगार। कितनी ऊंचाई? सर, 881 मीटर। किस जिले में? सर, इंदौर में। सर, जबकि दजारी मालवा पठार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर, ये भी किस जिले में थी? इंदौर में। गुडविल किसकी है? तो गुडविल मैंने आपको बताई विंध्याचल की है सर, विंध्याचल की। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार
मध्य प्रदेश में मालवा का पठार का ढाल, ढाल पूछ रहा है सर, ढाल किस दिशा की ओर है? अब यहां इसका ढाल कैसे पता पड़ेगा? तो नदियों के माध्यम से। जब आप मैप बनाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार, यहां से जाती है चंबल, चंबल ऐसे बहती है, फिर पार्वती वो भी ऐसे बहती है, फिर काली सिंध वो भी ऐसे बहती है। तो मतलब आपको जो डायरेक्शन मिलेगी ना, तो मैंने आपको बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। जो डायरेक्शन जा रही है ना नदियों की, वो जा रही है नॉर्थ ईस्ट की ओर। किसको ओर? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट को हम हिंदी में कहते हैं क्या? उत्तर पूर्व। तो जो ढाल पता करना है ना किसी भी भौतिक प्रदेश का, तो वो आप नदियों से पता कर सकते हो। और नदियों में ये नदी कौन सी थी? चंबल, पार्वती, काली सिंध इत्यादि। ये जो नदियां है ना, इनका भाव का जो डायरेक्शन है वो सर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का जो ढाल होगा वो भी किस दिशा की ओर होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा। इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट पर आइए, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? एक ही तो रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश से गुजरती है। कितनी? 23.5 डिग्री। जो मध्य प्रदेश के 14 जिले, कौन कौन से जिले? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखा साहब गुजरती है। इसी कर्क रेखा को एक नदी आगे चल के दो भागों में बांटेगी या दो बार काटेगी, इसको हम कहते हैं माही नदी। जो उसको कितने भाग में काटती है? दो भाग में। ऐसे कर्क रेखा को हमारी माही नदी दो भाग में काटती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आइए, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो पहला है, क्या चंबल उत्तरी सीमा बनाती है? तो पहले मैप बनाए। तो पहला क्वेश्चन, चंबल कैसे गुजरती है? चंबल मैंने आपको बताया है अभी, यहां से जाती है और ऐसे ऐसे गुजरती है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नदी कौन सी है सर? सर चंबल है। चंबल बिल्कुल सर उत्तरी सीमा बना रही है। फिर ताप्ती दक्षिणी, ताप्ती नदी कहां से गुजरती है सर? ये रही ताप्ती। कौन सी नदी है सर ये? सर ये ताप्ती है सर। कौन सी? ताप्ती। बिल्कुल सर, साउथ डायरेक्शन में हमारा साउथ सीमा बना रही है। मैकाल पर्वत पूर्वी, तो ये रहा सर मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है सर? मैकाल। और डायरेक्शन कौन सी सर? ईस्ट। बिल्कुल सर बना रही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा कि चंबल उत्तरी सीमा, ताप्ती दक्षिणी सीमा और मैकाल हमारी पूर्वी सीमा बनाता है। ये आपको स्पष्ट याद रखना है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर आपने पश्चिमी नहीं बताया, तो बता देता हूं, पश्चिमी सीमा वो जो बनाता है वो हमारे राजस्थान में फैला, उसको कहते हैं अरावली। अरावली श्रेणी मध्य प्रदेश की जो है पश्चिमी सीमा यानी वेस्ट बॉर्डर बनाती है। ईस्ट मैकाल बनाता है, साउथ ताप्ती और नॉर्थ चंबल नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए। क्या सिगार है? नहीं सर, सिगार तो मालवा पठार की है। सिगार तो मालवा पठार की सर। ऊंचाई मैंने आपको बताया 881 मीटर सर। किस जिले में? बता दो सर, इंदौर बता दो सर। क्या सिद्ध बाबा है? क्या जाना पावे क्या शान है? कौन सी चोटी सर? सिद्ध बाबा ही है सर। ज्यादा मत भटको सर। 1172 मीटर के साथ सिद्ध बाबा तृतीय जिले में बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किसे कहते हैं? अभी मैंने जस्ट अभी आपसे चर्चा की थी, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं, जहां पर मुख्यतः जो मिट्टी है जलोढ़ है और इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। नदियों के निक्षेपण से होता है। इस कारण से इस भाग में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। इस कारण से सरसों की हांडी मध्य भारत के पठार को कहते हैं। मालवा के पठार को क्या कहते हैं? तो मालवा के पठार को मैंने अभी आपको बताया, गेहूं की डलिया यानी बाउल ऑफ व्हीट। बुंदेलखंड पठार को धान का कटोरा, धान का
कटोरा इत्यादि कहते हैं। ये आपको स्पष्ट याद होना चाहिए। सरसों किसका ओडीओपी है? आपसे अब ओडीओपी जब सिलेबस में पूछा गया है तो सरसों की ओडीओपी बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट की ओडीओपी है सरसों? तो वो आपको मिलेगा आंसर सर भिंड। जो भिंड जिला है, तो भिंड जिले की ओडीओपी क्या है? सरसों है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार यानी विंध्यन स्कार्प लैंड के नाम से जाना जाता है? इसको मैंने स्पष्ट रूप से अपनी किताब में अपनी क्लास में आपको बताया था। इसका जो सही आंसर है सर वो रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किस भौतिक प्रदेश को कहते हैं? अभी बताया, अभी नर्मदा सोन घाटी, जिसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के 26% एरिया को ये कवर करती है। और इसको मैंने आपको कहा था जब क्लास ली थी, तो इसको विविधता की घाटी क्यों कहते हैं? विविधता की घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पश्चिम में कपास उत्पादन, मध्य कपास और मूंगफली, मध्य भाग में सामान्यतः गेहूं का उत्पादन और पूर्वी भाग में चावल का उत्पादन होता है। इस कारण से मैंने इसको विविधता की घाटी कहा था। और इतनी जब फसल है सबसे ज्यादा की विविधता देखने को मिले तो ये कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तो कहला ही जाएगी निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? जैसे आप एमपी का मैप पढ़ोगे तो हमने पढ़ा है यहाँ पर सतपुड़ा। सतपुड़ा के अंतर्गत मैंने आपको बताया ये जो श्रेणी है इसको हम कहते हैं राजपीपला, इसको हम कहते हैं महादेव श्रेणी, और इसको हम कहते हैं मैकल श्रेणी। क्या कहते हैं? मैकल श्रेणी। अब जो पार्ट है, अगर हम सतपुड़ा को श्रेणी को लेकर चलते तो ये होगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट, ये होगा मिडिल। तो वेस्ट यानी कौन सी पूछी हमें? किस भाग में? तो पश्चिम, वेस्ट यानी पश्चिम, किस भाग में? पश्चिमी भाग में। इसका जो आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मैंने आपको बताया था, इसको इसी में देखते हैं। ये जो क्षेत्र पड़ता है हमारा, ये यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो बघेलखंड पठार, और बघेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है? मात्र 7% एरिया कवर करता है एमपी का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार का अन्य नाम क्या है? मैंने आपको बताया धान का कटोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धान की खेती सर्वाधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उसको कहते हैं लाल पीली मृदा। इस कारण से यहाँ पर बघेलखंड पठार को धान का कटोरा कहते हैं। मध्य प्रदेश सबसे छोटा भौतिक भाग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो बच्चा डी में पढ़ा होगा इसको आसानी से कर पाएगा। जैसे पहला कि इस पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, जैसे कि मैंने आपको अभी पूर्व के क्वेश्चन में बताया था। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें मैंने इसका बिल्कुल ढाल आपको बताया था, वो ये है, ये रहा। तो मालवा, इसमें क्वेश्चन कीजिए मध्य प्रदेश मालवा का पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो मैंने आपको इसमें बताया था क्या? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बताया। यही वो अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मालवा पठार का ढाल वो बता रहा है दक्षिण पूर्व। ये तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किस दिशा में था? उत्तर पूर्व। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, गलत सर, ये तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको याद करवाई है 1172 मीटर, दतिया जिले। फिर दो फैक्ट हमारे गलत, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन में जिसमें 1 और 2 देखने वाला वो हटाओ, 2 इसमें हटाओ, 2 इसमें। अब एक क्वेश्चन ऑप्शन बचा है 3 और 4। 3 क्या कह रहा है? इस पठार में काली मिट्टी देखने को मिलती है सर, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो उससे काली मिट्टी देखने को पूरे दक्कन क्षेत्र में। पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल। मैंने अभी आपको बताया कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, और जो मैंने मैप बनाता हूं तो उसमें ये मालवा पठार है, बिल्कुल मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। और इस प्रकार मालवा पठार को कर्क रेखा 2 भागों में भी बांटती है। तो 3 और 4 बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा गलत है। पहले का क्या सही होगा? दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व। ढाल कहाँ है? उत्तर पूर्व। सिद्ध बाबा चोटी तो बुंदेलखंड की, तो फिर मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी सर? सिगार थी सर, आपने बताया है सर हमें। सिगार कितनी ऊंचाई? 881 मीटर। किस डिस्ट्रिक्ट में सर? इंदौर में। तो पहला और दूसरा गलत, तीसरा चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और लास्ट क्वेश्चन,
कि मध्य भारत की पठार के संबंध में विचार कीजिए। ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन है। पहला, मध्य भारत की पठार की प्रमुख नदी सोन है। सर कैसे? बिल्कुल नहीं सर। मध्य भारत का पठार जब आप लोकेशन में देखोगे, ये रहा ऊपर की ओर, और यहां से जो नदी गुजरती है, बेसिकली जो इस पूरे एरिया की प्यास बुझाती है, वो एक नदी जिसका नाम है चंबल। चंबल। तो मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदी कौन सी होगी? चंबल होगी सर। क्या सोन होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी। सोन तो सर बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर गलत। पहला गलत। पहला ऑप्शन किसमें? इसमें, यानी जे भी ऑप्शन गलत। सेकंड, तो एक हमारा ऑप्शन, तीन बचे। क्या इसमें कछारी और जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है? अभी पढ़ा है मैंने इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सर, इसमें तुम्हें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। कौन सी? जलोढ़। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण नदियों के निक्षेप से होता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में जिस जिस क्षेत्र का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होगा, वहां पर एक मृदा देखने को मिलेगी। वहां पर जो मृदा होगी जलोढ़। इस कारण से संपूर्ण भारत में सर्वाधिक जो मृदा है वो जलोढ़ पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल मध्य भारत के पठार में देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यानी कि जिस ऑप्शन में 2 है वही ऑप्शन हमारा सही है। इस ऑप्शन में नहीं, तो ये ऑप्शन अपने आप क्या हो गया? डिलीट हो गया। ए और सी गलत। अब बचा हमारा एलिमिनेशन में ऐसा बी और डी। फिर क्या पूछ रहा है? सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी कहलाता है। सर ये तो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चनों में कि जलोढ़ मृदा में मध्य भारत की जो पठार है, इसमें सरसों का उत्पादन होता है, इसको सरसों की हांडी कहते हैं। क्या इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है? बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि मानव के व्यवहार पर जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ता है। विषम का अर्थ है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु अधिक ठंडी, और फिर यहाँ पर वर्षा भी कैसी है? मात्र 50 से 75 सेंटीमीटर औसतन पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि इस कारण से न्यूनतम वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश का भिंड गोहद भी इस क्षेत्र में आता है। इस कारण से यहाँ का जो इंसान है, गर्मी भी ज्यादा झेलता है, ठंड भी ज्यादा झेलता है, और वर्षा भी कम झेलता है। तो काफी गुस्सैल प्रकृति का होता है। तो विशिष्ट रूप से कैसी जलवायु? विषम। तो यानी 2, 3, 4 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रकार आज हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के संबंध में कुल 32 क्वेश्चनों को देखा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, इन क्वेश्चन को जो व्यक्ति पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बिल्कुल शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ेगा, उसका एक भी क्वेश्चन एमपीपीएससी के 2025 के पेपर में इस बोर्ड से बाहर मैं नहीं जाने दूंगा। कमी आपकी ओर से हो सकती है, लेकिन मैं अपना पूरा 110% आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। विश्वास रखें, भरोसा रखें, बस, और समर्पण के साथ आप मेहनत करते रहें। इस प्रकार ही आज मैं इसी क्लास के एंड के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट सामान्यतः हम क्लास में। धन्यवाद।